Hello and welcome back to our new video class. Hi dear students. So as in our previous video class we completed the portion about the what is exactly the scope of human resource management. Yes, we completed the scope of human resource management. हमने scope of human resource management complete कर दिया है. तो हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से एक्विजिशन, उसके बाद में डेवलपमेंट, उसके बाद में मेंटेनेंस एंड कंट्रोलिंग, ये 4 स्कोप थे और उस 4 स्कोप के कुछ अलग अलग ब्रांचेस थे. तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज ए ट्री कंसीडर किया और उसके बाद में उसकी जो लीव्स थे, जो उसके ब्रांचेस थे, उसे हमने स्कोप एज ए कंसीडर किया. ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो नाउ दिस इज द टाइम टू मूव ऑन टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पोर्शन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज नथिंग बट द फंक्शंस. फंक्शंस मीन्स कार्य, मराठी में जैसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं काम. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है? जैसे कि अभी तक हम देखते ही आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की एग्जैक्टली कहाँ तक लिमिटेशंस है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लिमिटेशन कहीं पर भी एंड होने वाली नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है. सो इसीलिए हम इसके जितने भी क्या कहते हैं उसे, अनगिनत इसके पहलू है, अनगिनत इसके काम है, तो हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं मेरे हिसाब से, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं. एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा होता है ऑपरेटिव फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन मीन्स जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए. तो वो होते हैं मैनेजरियल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन जैसे कि नाम में ही है मैनेजरियल, तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा मैनेजर करेगा. ये जो फंक्शन हो गए, ये किसके फंक्शन हो गए? ये मैनेजर के फंक्शन हो गए. मैनेजर के फंक्शन क्या होते हैं? मैनेजर के फंक्शन होते हैं प्लानिंग करना, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना, अच्छी तरीके से काम करने लगाना, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्टाफिंग करना. वहाँ पे स्टाफिंग करना मतलब जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए सूटेबल है उस काम के लिए उसे वहाँ पे सेलेक्ट करना. उसके बाद में डायरेक्शन है. डायरेक्शन क्या मीन्स जो काम भी कर रहा है पर्सन उसे अच्छी तरीके से करवाने के लिए मोटिवेट करना. उसके बाद में कंट्रोलिंग है. कंट्रोलिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेनोमेना रिलेटेड विद द मैनेजरियल एक्टिविटी. सो ये काम सारे मैनेजर के होते हैं, इसीलिए इस फंक्शन को मैनेजरियल फंक्शन कहा जाता है. और नेक्स्ट है फंक्शन का पार्ट, सेकेंड ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन की, वो है ऑपरेटिव फंक्शन. ऑपरेटिव फंक्शन मीन्स एग्जैक्टली हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑपरेट किस तरीके से करना है. ओके, तो ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी करना. तो यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदी करना नहीं होता है. फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए हम कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो वाला रॉ मटेरियल यहाँ पे नहीं. यहाँ पे रॉ मटेरियल का मीनिंग अलग है, प्रोक्योरमेंट का मीनिंग यहाँ पे अलग है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वैकेंसीज है उस तरीके से आप एम्प्लॉयज़ हायर करें, वो होता है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट. उसके बाद में डेवलपमेंट है, कॉम्पेंसेशन है, मेंटेनेंस है, उसके बाद में मोटिवेशन है, इंटीग्रेशन और इमर्जिंग इश्यूज़. ये कुछ ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं. तो चलिए मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं. जैसे कि मैंने अभी बताया, मैनेजरियल फंक्शन होते हैं मैनेजर के, और ऑपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं वो एग्जैक्टली फील्ड में उतरने के बाद क्या करना होता है. ओके, तो एक बार मैनेजर का काम ख़त्म हो गया, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे काम ख़त्म हो गए, तो उसके बाद में ऑपरेटिव फंक्शंस वहाँ से स्टार्ट होते हैं. तो ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो किस तरीके से आया, वहाँ से लेके तो उसके क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, वहाँ तक के जो काम होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के काम होते हैं. तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन. तो जैसे कि मैंने अभी कहा, मैनेजरियल फंक्शन मीन्स मैनेजर के जो काम होते हैं उसे मैनेजरियल फंक्शन कहा जाता है. ओके, सो मैनेजर का क्या काम है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करना. तो प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. जैसे कि हमारी भी रेगुलर लाइफ में, हमारी भी अमूमन लाइफ में प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. तो प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सब कहते हैं प्लानिंग इज़ वेरी मच इसेंशियल एक्टिविटी फॉर एवरीवन्स लाइफ, बट वाई द प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई द प्लानिंग इज़ नीडेड, वी मस्ट हैव टू टेकन इन टू अकाउंट दिस थिंग्स. ओके, सो प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जब आपको कोई काम फ्रूटफुली करना होता है, फ्रूटफुली करना है मतलब
आपको उस काम में सक्सेस लाना है। तो जब अगर आपको उस काम में सक्सेस लेकर आना है तो डेफिनेटली आपको अगर सक्सेस लाना है तो ज़रूरी है कि आपको वो काम अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। और अच्छी तरीके से कब कंप्लीट होगा, जब उस काम में कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। तो कब प्रॉब्लम नहीं आएगी, कब डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, कब ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, जब आपके काम में एक तरीके का रूटीन होगा। तो वो रूटीन जो बनाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं प्लानिंग। मतलब प्लानिंग इन शॉर्ट एक शॉर्टकट की मानी जाती है। शॉर्टकट की मतलब कोई भी सक्सेस के लिए की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये प्लानिंग जो चीज़ है ये एक तरीके से आपके सक्सेस तक पहुंचाने के लिए आपको एक चाबी की तरह वर्क करता है। ये तो किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एग्ज़ाम है 19 से, ओके, अगर आपकी एग्ज़ाम अभी 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है, तो इस 19 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है उसके लिए आपको क्या आप 19 अक्टूबर को उठकर नींद में से उठकर जाओगे और एग्ज़ाम दोगे? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं। देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ तो भी प्री प्लानिंग करना होता है। मीन्स प्री प्लानिंग करना होता है मतलब पहले से ही कुछ तैयारी करनी होती है बाबा। अदरवाइज़ आप ऐसे नींद में से उठकर तो नहीं जा सकते हो कोई एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर नींद में से आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो तो उसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में n नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली प्लानिंग की ज़रूरत होती है। विदाउट प्लानिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं होता है। वहाँ पे फिर प्रोडक्शन होगा, ब्रांडिंग होगी, पैकेजिंग होगी, सेलिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कुछ भी एक्टिविटी होगी वहाँ पे n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है। तो वहाँ पे n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पे उस तरीके से आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इस तरीके से प्लान्स आपको वहाँ पे रन करने होते हैं। मतलब देखा होगा आपने, बहुत सारी फिल्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे चोर क्या करते हैं, चोरी करने के लिए प्लान ए यूज़ करते हैं। प्लान ए अगर फेल हो गया तो इमीडिएटली प्लान बी की तरफ जाते हैं। प्लान बी भी अगर फेल हो गया तो उनके पास प्लान सी रेडी होता है। तो ये होता है प्लानिंग। मतलब अगर आपको कोई चीज़ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से दूर करोगे, तो उस दूर करने की प्रोसेस को हम कहेंगे प्लानिंग। तो प्लानिंग किसी की भी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपकी 19 को एग्ज़ाम है तो आप नींद में से उठोगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम है ऊपर से, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो फिर उस दिन 19 को आप हॉल टिकट ढूंढोगे और फिर बाद में फिर आप देखोगे कहाँ पे मेरा वेब कैम है, किस तरीके से करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे। ऐसा नहीं होता है। आप ऑलरेडी एक आध हफ्ता पहले से ही आप प्रोसेस में लगे रहते हो कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम में आप प्रिकॉशन लेते हो, उस प्रिकॉशन को ही इन शॉर्ट आप तैयारी कहते हो। क्योंकि आप नींद में से उठते बराबर कॉलेज नहीं जाते हो, नींद से उठते बराबर आप कोई काम नहीं करने लगते हो। पहले आप तैयार होते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, उसके बाद आप स्कूल, आप कॉलेज जाते हो। तो ये सारी प्रोसेस है, ये सारी स्टेप्स बाय स्टेप आप जाकर फिर बाद में आप कोई काम करते हो। तो दिस इज़ द प्लानिंग, ओके। और प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये होता है कि आपका जो काम आप कंप्लीट करने वाले हो, वो काम कंप्लीट करने के लिए आपके काम में कौन कौन सी रुकावटें आने वाली है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले, इसका एक स्ट्रक्चर आपके उस स्ट्रक्चर को आप वहाँ पे महसूस करते हो कि मतलब अगर मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ तो अगर मैं अभी अगर सोच के रखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या लगने वाला है, जैसे कि मुझे मोबाइल चाहिए, फिर मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, उसके बाद में मुझे और क्या चाहिए, और मुझे हॉल टिकट चाहिए, फिर मेरी कुछ स्टडी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, और पता होना चाहिए कि टाइम टेबल मीन्स एग्जैक्टली वो सब्जेक्ट कौन सा है जिसकी मुझे कल एग्ज़ाम देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अगर क्लियर हो गई तो आप अच्छी तरीके से कल एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आपके सामने अराइज होती है, मतलब 5 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपका, मतलब आपके पास मोबाइल ही नहीं है। तो अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले से प्लान करके रखना है कि किसी और का मोबाइल आप यूज़ कर लो एक दिन के लिए, ओके। तो ये होता है प्लानिंग का मकसद। प्लानिंग का मकसद ये है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए आपकी जो वर्क टास्क में कौन सी रुकावटें आने वाली है, कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से ऑब्स्टेकल्स आने वाले, उन्हें आप
मतलब आपको ये पहले से ही पता हो जाएगा कि मेरे रास्ते में कौन सी रुकावटें आने वाली है। ओके, तो ये सब हो गया प्लानिंग के बारे में। देन ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब कोई काम जो है उसे पर्टिकुलरली आप एक साथ लेकर आना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ आते हैं तो ये जो एक साथ आने की जो प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो जब एक साथ आएंगे तो इनको एक साथ लाने की भी तो ज़रूरत होती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली एंटर हुआ है तो वो सारों की साइकोलॉजी क्या होगी? अलग अलग होगी, वो सारे अलग अलग साइकोलॉजी के होंगे। तो अब उनकी साइकोलॉजी को आपको यहाँ पे मिलाना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेस देना है आपको तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको क्या करना ज़रूरी है? उन सब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी साइकोलॉजी आपको मैच करना होगा। और इनकी साइकोलॉजी कब मैच होगी? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस ग्रांट करवाने के लिए मैनेजर की एक्टिविटी बराबर होगी। तो मैनेजर की एक्टिविटी बराबर होगी मतलब मैनेजर के पास अगर स्किल है कि डिफरेंट साइकोलॉजी के एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से एक साथ लेकर आए और किस तरीके से उनसे काम करवाए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। देन स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि सेलेक्शन करते हैं हम कि कोई एम्प्लॉय है, उसके अंदर की जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ है, उसके हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है या नहीं है। ओके, तो उस तरीके से सेम स्टाफिंग में क्या होता है? स्टाफिंग करना मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वर्ड क्या आता है? स्टाफ मतलब एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे एक साथ आते हैं। तो जब वो एक साथ आ गए, ऑर्गेनाइज हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है? उनको प्रॉपरली वर्क देना है। ओके, मतलब अगर उनके अंदर कोई पर्टिकुलर स्किल है, पर्टिकुलर क्वालिटी है, तो उस तरीके के पर्टिकुलर वर्क ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को यानी कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करके देता है। ओके, आफ्टर दैट डायरेक्शन को हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के लैंग्वेज में कहते हैं डायरेक्टिंग, है ना। पीबीएम अगर आपने सीखा होगा सेकेंड ईयर में तो आपको याद होगा कि डायरेक्शन का मतलब होता है ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल है। प्लानिंग भी प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजिंग भी प्रिंसिपल है, डायरेक्टिंग भी प्रिंसिपल है, स्टाफिंग भी प्रिंसिपल है, डायरेक्टिंग भी प्रिंसिपल है। ओके, तो पीबीएम का जो बेसिक प्रिंसिपल था डायरेक्टिंग, वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग करना मतलब क्या होता है? पीबीएम में आपने जैसे सीखा है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, जैसे आपने लास्ट ईयर में सीखा है, डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग वो होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय न्यूली एंटर होता है, उसके पास के जो स्किल्स है, जो क्वालिटीज़ है, उसके हिसाब से आप जब उसे पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करते हो तो उस सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना होता है? उस एम्प्लॉय को काम देना होता है। तो उस एम्प्लॉय को जब आप कोई काम दे दोगे तो डेफिनेटली उसे वो काम आना भी तो चाहिए। तो उसको अगर वो काम नहीं आता है ठीक तरीके से, अगर मशीनरी चलाने नहीं आती होगी, प्रोडक्शन करने नहीं आता होगा या फिर सुपरवाइज करने नहीं आता होगा, तो उस टाइम आप क्या करोगे? मैनेजर का ये काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये काम है, ये फंक्शन है कि उस एम्प्लॉय को आप अच्छी तरीके से काम करने के लिए डायरेक्ट करो मतलब मराठी में इसे कहते हैं दिशा दाखवणे। यस, मतलब उसे रास्ता दिखाना। डायरेक्टिंग करना मीन्स रास्ता दिखाना। ऐसे नहीं होता है कि मैनेजर सपोज अगर एम्प्लॉय को काम नहीं आता है तो उसकी जगह पे मैनेजर काम करेगा। काम करना ये डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि उसे काम करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करके देना, मतलब हिंट देना, क्लू देना कि आपको इस तरीके से काम करना है, ये होता है डायरेक्शन का पार्ट। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मतलब HRD डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली एंटर हुआ है, तो उस न्यूली एंटर्ड एम्प्लॉय को आपको उसके स्किल्स, क्वालिटीज़ आपको पहचानने होते हैं। कौन पहचानेगा? मैनेजर पहचानेगा। और पहचानने के बाद में पर्टिकुलर एम्प्लॉय को गाइड करना होता है कि आपको ये फलाना काम इस तरीके से करना है, वो काम इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से करना है। ओके, तो ये होता है डायरेक्टिंग। देन लास्ट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग करना मीन्स इन शॉर्ट इसके नाम में ही आया कंट्रोल करना मीन्स कहीं ना कहीं उसे कब्जे में लेना होता है। कब्जे में लेना मीन्स एम्प्लॉय को जकड़ के रखना, बांध के रखना, ये उसका मतलब नहीं होता है। ओके, तो मतलब एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके रखना मतलब उसके अंदर की स्किल्स है,
तो उसके स्किल्स के हिसाब से उसे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करके दो। अदरवाइज उसके अंदर अगर कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को पहचानो, वीक पॉइंट को पहचानो, माइनस पॉइंट को पहचानो और उसको प्लस साइड में कन्वर्ट करो, उसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अगर उसके अंदर कुछ उसके रास्ते में कुछ थ्रेट्स आ रहे हैं तो उसे आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ये होता है कंट्रोलिंग का पार्ट, क्योंकि जब तक हम ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं, इनहेरेंट एबिलिटीज़ है, उसे हम जब तक ग्लो अप नहीं करेंगे, ग्रोन नहीं करेंगे, ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और अगर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट नहीं हुई तो उसकी डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप नहीं होगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुई तो सक्सेस कभी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल सकता है। ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो इसीलिए कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेजरेबल पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है ये कि पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को आपको कंट्रोल करना है, मीन्स उसके वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है और थ्रेट्स को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजरियल फंक्शंस। ये हो गए मैनेजरियल फंक्शंस। उसके बाद में हम देखेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस। व्हाट आर एग्जैक्टली द ऑपरेटिव फंक्शंस? ऑपरेटिव फंक्शंस आर डायरेक्टली कंसिस्ट विद द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन, इंटीग्रेशन एज वेल एज एमर्जिंग इश्यूज। सो प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ रॉ मटेरियल को ख़रीदना नहीं होता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट का मीनिंग होता है ख़रीदना, लेकिन यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को ख़रीदेंगे नहीं, यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएंगे। तो इन शॉर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आएंगे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को हायरिंग करना होगा। हायरिंग करना मतलब उसे सैलरी, कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स प्रोवाइड करके आपको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना होता है। तो ये काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर का या फिर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, कि पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने तो चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, मीन्स एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क कर सकती है, सक्सेस ग्रांट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ तो आए। एम्प्लॉयज़ आने के बाद में हम उन्हें प्लान करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उनकी स्टाफिंग करेंगे, उनको कंट्रोलिंग करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उन्हें कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट, मेंटेनेंस प्रोवाइड करके देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने दो। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। देन उसके बाद में डेवलपमेंट फंक्शन है। डेवलपमेंट फंक्शन मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि अगर एम्प्लॉय को आपने जब ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर दिया है, न्यूली वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो गया है, तो उसे डेवलप करने के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके देना ज़रूरी है। और जब उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड हम करके देंगे उसके बाद ही वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय डेवलप होगा, उसके अंदर की जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ है, जो छुपी हुई क्वालिटीज़ है, स्किल्स है, वो निखर के आएंगी। और जब इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़, स्किल्स उसकी पर्टिकुलर सबके सामने आएंगी तभी उसकी टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। और एक बार ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर डेवलपमेंट हो गई तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट 101% पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट। द नेक्स्ट वन इज द कॉम्पेंसेशन एंड मेंटेनेंस। Compensation and maintenance is also very much important function of human resource management. Okay, because human resource management department का काम ये बहुत important है कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में खुद डेवलप हुआ है, तो डेवलपमेंट होना ही ऑर्गेनाइजेशन का मकसद नहीं है कि सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को देना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस देना तो ज़रूरी है, लेकिन एम्प्लॉयज़ कि डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस, उन्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना, मीन्स मेरा कहने का मतलब है उन्हें सैलरी देना। ओके, क्योंकि विदाउट सैलरी कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता है। दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग दैट few amount of remuneration they have to got from their capabilities. Means if the organizational structure has the predefined to the success, then it means that the employees needs the development, and whenever the employee needs development they are working for the success of organization. It means that not
only the skills are required, but the development must be taken into account. And when the employees have their development by their self, they must have to take the remuneration as per their working capabilities. Means if employee is working for 12 hours in the organization, then it means that that particular employee should needed 12 hours remuneration as the सैलरी बार. ओके, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय 12 घंटे काम कर रहा है और वो 12 घंटे का उसे रेम्यूनरेशन देना चाहिए, ज़रूरी है. क्योंकि अगर एक काम 2 घंटे का होगा और उसे वो 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर पर्टिकुलर स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकता है. तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से हार्ड वर्क करने वाले, स्मार्ट वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनकी कीमत ऑर्गेनाइजेशन को देनी ज़रूरी होती है. मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में खून पसीना एक करके अगर काम कर रहा है तो उसकी खून पसीने की कीमत उसे अदा करनी ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, तो दिस इज़ अबाउट द कॉम्पेंसेशन एंड मेंटेनेंस. साथ ही साथ हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ध्यान वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को रखना होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को रखना होता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ द मोटिवेशन. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो क्लास में बताया था, अगर एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स है, क्वालिटीज़ है और वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है तो मैनेजर उसे पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा. यस, अगर उनके अंदर स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, लेकिन अगर उनका वो यूज़ नहीं करते हैं एम्प्लॉयज़, तो ऐसे वक्त में मैनेजर क्या करेगा, उन्हें निगेटिवली मोटिवेट करेगा, डांटेगा, फटकार लगाएगा या फिर उनका पे ऑफ, सैलरी ऑफ, कट ऑफ, इस तरीके से वो डिमोशन कर सकता है. ओके, तो यहाँ पे मोटिवेशन 2 तरीके के होंगे. एक तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनका प्रमोशन हो जाएगा, या फिर उनका जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं मोटिवेशन का तरीका होगा वो पे ऑफ से होगा, कट ऑफ से होगा, या फिर उन्हें काम से निकाला भी जा सकता है. ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपके किस तरीके से वहाँ पे काम करने की कैपेबिलिटीज़ होती है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट द integration. Okay, so what is mean by integration? Integration is nothing but it is very much important function of human resource management as well as the manager itself. because जब organization में manager lead करता है तो definitely वहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो employees organization में काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेट होकर काम करें, मतलब एकजुट होकर काम करें, एक साथ होकर काम करें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 36 हो जाए. ओके, 36 नहीं होना है, आपको 63 ही रहना है. ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. मीन्स 2+2, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था सिनर्जी का फॉर्मूला 2+2. ये 4 नहीं होने चाहिए, ये 2+2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए. सॉरी, 2+2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए. ओके, ये होता है इंटीग्रेशन का आउटपुट, टीम वर्क का आउटपुट. टीम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, टुगेदर एवरीबडी अचीव मोर. ओके, तो इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इंटीग्रेशन लाने का काम कौन करेगा, ये पर्टिकुलर मैनेजर काम करेगा. मैनेजरियल एक्टिविटी है ये सुपरवाइजरी एक्टिविटी है, ऑपरेशनल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, कि जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें टुगेदर करे, उन्हें गेट टुगेदर करे और उनका आउटपुट प्रोड्यूस करे. ओके, मीन्स मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन का आउटपुट. मीन्स आप रॉ मटेरियल 100 रुपीज़ का डाल रहे हैं तो आपका फिनिश गुड्स कम से कम 150 रुपीज़ का मिलना चाहिए. मीन्स आपको अगर 100 रुपये आप खर्च करते हो तो 50 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा. यस, ये होता है एग्जैक्टली आउटपुट अबाउट द इंटीग्रेशन. ये आउटपुट है इंटीग्रेशन का. जब आप एक साथ आकर काम करते हो तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है. ओके, देन लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन अबाउट द ऑपरेटिव फंक्शन रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट द एमर्जिंग इश्यूज़. तो जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया कि जब से ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉय जब से ऑर्गेनाइजेशन में न्यूली एंटर होता है तब से लेकर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने तक की प्रोसेस
उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ओके, तो एमर्जिंग इश्यूज मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको ये एनालाइज करना ज़रूरी है, उसको ये भी काम करना ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो उन्हें दूर करना ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ओके, तो मतलब क्योंकि जब तक उसकी पर्सनल लाइफ अगर खुशहाल नहीं होगी, मीन्स अगर वो पर्सनल लाइफ में अगर हैप्पी नहीं होगा, देन ही कैन नॉट हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ ऑल्सो। ओके, तो ज़रूरी है कि अगर वो पर्सनल लाइफ में हैप्पी होगा देन ही विल बी हैप्पी इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर टीचर अगर उसका मूड ठीक नहीं होगा तो हम क्या सोचते हैं, हाँ शायद आज मैम के घर पे मैम के पापा ने या फिर मैम के मम्मी ने कुछ कहा होगा उनसे, इसीलिए आज उनका मूड ठीक नहीं है। तो होता है ना ऐसा। तो ये होता है एग्जैक्टली इश्यू अबाउट द वर्किंग कंडीशन। मीन्स अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसकी फैमिली से अगर कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पे क्रिएट उसके शेड्यूल में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर वो इम्पैक्ट होगा। फैमिली का जो स्ट्रेस है उसका इम्पैक्ट उसके साइकोलॉजी पे होगा और वही इम्पैक्ट वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट प्रोड्यूस करते वक्त उसके काम पर होगा। ओके, तो ज़रूरी है कि जो एमर्जिंग इश्यूज़ है, उसके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, मे बी वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स होंगी या फिर उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स होगी, उसकी पर्सनल्स प्रॉब्लम होंगी, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को स्ट्रैटिफाइड करना, सिंप्लीफाई करना, डिटरमाइन करके उन्हें एक सही तरीके का आउटपुट प्रोवाइड करके देना, ये काम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सो आई थिंक नाउ यू पीपल अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो the important functions of human resource management are considered into two branches. First branch is the managerial function and second branch is the operative function. Managerial function means जो काम मैनेजर करेगा, that is planning, organizing, staffing, controlling, directing, these are all about the managerial function. Then the operational function means organization में जो employee enter हो रहा है वहाँ से लेके वो जब तक काम कर रहा होता है तब तक क्या क्या सिचुएशन आती हैं, उस तरीके से जो फंक्शन जो काम करना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, वो दैट इज़ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, then integration and the emerging issues. Okay, so in this way these are the certain functions of human resource management. I think you people understood now. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel, and I will make your all the queries, all the difficulties within a good sense of solution. Okay, so I am wanted to give all the solutions to your problems. So I think आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि functions of human resource management exactly किस तरीके के होते हैं. Okay, so thank you so much my dear students. Take care, good luck, bye bye, see you in the next video class with our last topic regarding our first unit, that is role and qualities of human resource manager. So take care, good luck, bye bye.